अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और ये 2018 का बॉटनी का पेपर है, सेकेंड ईयर का। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्शन ऑफ अ पॉन्ड इकोसिस्टम। प्रोडक्शन नहीं होगा, ये प्रोड्यूसर्स होगा, ठीक है, ये प्रोड्यूसर्स है। अच्छा, अब प्रोड्यूसर्स किसे कहते हैं? प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं और किसी भी इकोसिस्टम के अंदर ये पायनियर्स होते हैं, ये बुनियाद होते हैं जो कि किसी भी इकोसिस्टम को स्टार्ट करवाते हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं होंगे तो इनको खाने वाला नहीं आएगा। अगर कंज्यूमर पहले से आ जाएं तो वो खाएंगे किसे? तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं और ये खाना बनते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। तो पॉन्ड इकोसिस्टम, इकोसिस्टम जो है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इकोसिस्टम जो होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग को मिलाकर बनता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। कुछ पानी वाले हैं जिसे हम वो कहते हैं एक्वेटिक, और कुछ टेरेस्ट्रियल हैं जो कि ज़मीन वाले हैं। तो एक्वेटिक के अंदर फ्रेश वाटर है, मरीन वाटर है। तो पॉन्ड इकोसिस्टम जो है ये फ्रेश वाटर की एग्जांपल है। अब पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कहलाते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। अब ये फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है? तो प्लैंक्टन जो है ना, ये एक कम्युनिटी है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं वाटर ड्रिफ्टर, पानी के अंदर जो है वो फिरने वाले, ये प्लैंक्टन कम्युनिटी कहलाती है। अब इसके अंदर कुछ प्लांट लाइक भी आते हैं और कुछ एनिमल लाइक भी आते हैं। यूजुअली माइक्रोस्कोपिक होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। तो अगर प्लांट होंगे तो उन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहेंगे और अगर एनिमल लाइक होंगे तो उन्हें हम जू प्लैंक्टन कहेंगे। बट ये यूनिसेलुलर होते हैं और ये पानी के अंदर इधर से उधर फिर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर आता कौन है? तो इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे आते हैं जिन्हें हम यूनिसेलुलर प्लांट्स कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। दे आर नॉट एक्चुअली प्लांट्स, बट उन्हें हम यूनिसेलुलर प्लांट्स कह देते हैं। फिर इसके अलावा एक वैरायटी है जिन्हें हम डाइनोफ्लैजिलेट्स का नाम देते हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं इसके अंदर। यूनिसेलुलर एल्गी जो हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये मिलकर एक कम्युनिटी बनती है जिसे प्लैंक्टन कम्युनिटी कहती है। और चूंकि ये प्लांट लाइक हैं तो इन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जू प्लैंक्टन्स जो हैं वो भी इसी तरह से एक कम्युनिटी है जिसके अंदर एनिमल लाइक वो आएंगे। क्यों एनिमल लाइक? क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। खैर, इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा चैप्टर नंबर 12 के अंदर, ठीक है जी। बाकी ये जो कैपरिस है और ये जो प्रोसोपिस है, ये दोनों जो है ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की एग्जांपल हैं, ठीक है। तो ये पॉन्ड, ये पानी के अंदर तो पाए नहीं जाते और ये वहाँ के प्रोड्यूसर्स नहीं हैं ये प्लांट्स, बट ये लार्ज प्लांट्स हैं, यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं और ये जो है वो लैंड प्लांट्स हैं। नाउ अ टाइप ऑफ ऑर्डरली प्रोग्राम सेल डेथ, तो ये चैप्टर नंबर 7 के अंदर दिया हुआ है। दिस इज कॉल्ड एपोप्टोसिस। दो तरह की सेल डेथ है, एक को हम कहते हैं नेक्रोसिस जो कि इंजरी की वजह से होती है, नेक्रोसिस, क्या माउस बिल्कुल ही ख़राब हो गया। एक को हम कहते हैं नेक्रोसिस जो कि टिश्यू इंजरी की वजह से होती है, जिसमें सेल बर्स्ट हो जाता है और अपने तमाम मटेरियल जो है ना वो बाहर आ जाता है उसका, और वो डैमेज करता है सराउंडिंग एरियाज़ को, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। और एक होती है हमारे पास एपोप्टोसिस, जिसके अंदर सेल को कहा जाता है मर जाओ, तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद को ख़त्म कर लेता है, तो ये एपोप्टोसिस है। ल्यूकीमिया जो है ये फर्स्ट ईयर के अंदर आपको मिल जाएगा। दिस इज़ अ मैलिग्नेंट डिसऑर्डर। ये एक तरह का कैंसर है जिसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगते हैं और ये एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल कम हो जाते हैं और प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं। टर्मिनलाइजेशन जो है ये वो प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर जो दो क्रोमोसोम हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम जो कि एक दूसरे के करीब आए हुए थे, वो फिर एक दूसरे से जो उनका एक्सचेंज वाला प्रोसेस है वो ख़त्म हो रहा होता है। तो सेंटर से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है और एंड की तरफ जा रहा होता है। दिस इज़ कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन। नेक्रोसिस वही है जो मैंने बताया, टिश्यू इंजरी की वजह से जो सेल डेथ होती है। Now, in epigeal germination, cotyledons are carried above the soil due to the rapid growth of। अच्छा, जर्मिनेशन जो है ये वो प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर जब आप सीड लगाते हैं ज़मीन मिट्टी में, तो उससे होता है कि न्यू प्लांट्स जो है वो अराइज होता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है जर्मिनेशन। जो सीड जो वो था, डॉर्मेंट सीड था, जो डॉर्मेंट प्लांट था अंदर, वो ग्रो करना शुरू करता है, नींद से बाहर आता है, ब्रेक करता है डॉर्मेंसी और ग्रो करना शुरू होता है। अब एपिजियल जर्मिनेशन वो है कि जिसके अंदर कोई चीज़ ज़मीन से ऊपर आ जाती है। वो क्या चीज़ है? तो इन्होंने बता दिया कि वो कॉटिलेडन है, जो कि एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है सीड कोट के अंदर। अब पूछा ये गया है कि कॉटिलेडन जो है वो ज़मीन से ऊपर क्यों आता है? तो आपने याद इतना रखना है कि जब एपीजियल जर्मिनेशन की बात होगी ना, तो उसमें फास्ट ग्रोथ होगी हाइपोकोटाइल की। अब ये दो ऑपोजिट वर्ड आपने याद रखने हैं। अब ये हाइपोकोटाइल क्या है? तो सीड के अंदर एक तो हो गया सीड कोट, ठीक है, ये सीड कोट है, ये दो कोट होते हैं। उसके बाद हो गया एक अदद एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो है, और इससे निकला हुआ है कॉटिलेडन, ठीक है, ये कवरिंग है जिसे आप कॉटिलेडन का नाम दे रहे हैं। अब ये कॉटिलेडन जहाँ पर अटैच है ना, उससे ऊपर वाला एरिया कहलाता है एपिकोटाइल और उससे नीचे वाला एरिया कहलाता है हाइपोकोटाइल। तो जब हाइपोकोटाइल बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो ये सीड जो है ज़मीन से ऊपर आ जाता है। ये जो कॉटिलेडन है ये ज़मीन से ऊपर आ जाता है। तो हाइपोकोटाइल, ये मैंने एक्सप्लेन किया, हाइपोकोटाइल की बहुत फास्ट ग्रोथ जब होती है तो जर्मिनेशन जिस टाइप की होती है वो एपिजियल होती है, यानी कॉटिलेडन जो है ना वो ज़मीन से ऊपर आ जाता है।
और जब ये ऊपर वाला पार्ट बहुत तेज़ी से ग्रो करता है तो ये कॉटिलेडन इसके वजन से नीचे ही रह जाता है। तो जब एपिकोटाइल की फास्ट ग्रोथ होगी तो जो जर्मिनेशन की टाइप आपको मिलेगी वो मिलेगी हाइपोजियल। ठीक है, तो ये ऑपोजिट आपने याद रखना है, एपी में हाइपो और हाइपो में एपी। बाकी रेडिकल और प्लोम्यूल किसे कहते हैं, तो प्लोम्यूल इसका सबसे आखिरी वाला पार्ट होता है जहाँ से शूट निकलती है, और जो हाइपोकोटाइल का सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है रेडिकल, इससे रूट निकलती है। नाउ प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय कोल्ड ट्रीटमेंट टू द इम्बाइडेड सीड। इम्बाइडेड सीड का मतलब ये ऐसा सीड जिसने पानी जो है वो पिया हुआ हो बहुत ज़्यादा। अब इसे आप कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं। कोल्ड ट्रीटमेंट से होता यह है कि जो वेजिटेटिव पीरियड होता है, यानी जिस पीरियड के अंदर उसमें से स्टेम निकलना है, रूट निकलनी है, लीव्स निकलने हैं, वो शॉर्ट हो जाता है, और जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है यानी फ्लावर का प्रोड्यूस होना वो फास्ट हो जाता है। ये प्रोसेस कहलाता है वर्नलाइजेशन। ठीक है, वर्नलाइजेशन। अच्छा, वीवीपैरी क्या है? वीवीपैरिटी कहते हैं हम एक ऐसे प्रोसेस को कि जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते, बच्चे पैदा करता है। Now germination of seed within the fruit while still attached to the plant, ये खास तरह की जर्मिनेशन होती है। अच्छा, ये प्लांट के रेफरेंस से अगर पूछा तो इसी की बात हो रही है। बाकी वीवीपैरी जो है ये उस प्रोसेस को कहते हैं कि जिसके अंदर एनिमल जो है वो बेबीज प्रोड्यूस करते हैं। मॉडलिंग के अंदर अगर आप देखें तो वीवीपैरी इसे कहेंगे। वीवीपैरस जर्मिनेशन, जर्मिनेशन की एक टाइप होती है कि जिसके अंदर जो सीड है, नॉर्मली क्या होता है, सीड बन गया, ठीक है, ये हमारे पास सीड है और ये फ्रूट है। तो फ्रूट जो है वो जब खा लेंगे तो सीड आप फेंक देंगे। जब सीड फेंक देंगे तो ये मिट्टी के अंदर जाके ग्रो करना शुरू कर देगा। या सपोज कर लेंगे सीड ये जो फ्रूट है ये ज़मीन पे गिर गया, तो फ्रूट सड़ जाएगा, सीड फिर बाहर आ जाएगा और सीड यहाँ पे ग्रो करना शुरू करेगा। तो सीड ग्रो कर रहा है जब वो पेरेंट से डिस्कनेक्ट हो गया, फ्रूट से डिस्कनेक्ट हो गया, फ्रूट खत्म हो गया। वीवीपैरस जर्मिनेशन के अंदर क्या होता है, सीड जो है ना वो अभी फ्रूट के साथ अटैच है और वहीं पर पड़े पड़े ग्रो करना शुरू कर देता है। दिस इज कॉल्ड वीवीपैरस जर्मिनेशन। तो ये वीवीपैरस जर्मिनेशन उनके अंदर देखी जाती है जो कि सॉल्ट मार्शेस में रहते हैं प्लांट, ऐसी मिट्टी के अंदर जिसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। तो चूँकि अगर उनका सीड ज़मीन में अकेला जाए तो उससे जो नया प्लांट निकलेगा उसके पास ऐसे मैकेनिज्म नहीं होंगे कि वो इतनी सॉल्टी ज़मीन में जो है वो सर्वाइव कर सके। तो दैट इज़ वाई सीड जो है ना वो फ्रूट के साथ लगा लगा ग्रो कर जाता है, और जब वो इस काबिल हो जाता है उसमें मैकेनिज्म डेवलप हो जाते हैं कि वो सर्वाइव कर सकेगा, तो वो फिर जो है वो गिर जाता है नीचे और ज़मीन में लग जाता है। Now when the growth of the main axis stops due to a flower on tip, the inflorescence is called। तो ये दो मेन टाइप की इन्फ्लोरेसेंस होती है, एक हमारे पास होती है रेसिमॉस और एक हमारे पास होती है साइमॉस। रेसिमॉस में क्या होता है, कभी भी टॉप पे फ्लावर नहीं होता, ठीक है। साइमॉस के अंदर टॉप पे फ्लावर आ जाता है। जब टॉप पे फ्लावर आ गया तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, जबकि रेसिमॉस जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा होता है। दूसरी जो चीज़ होती है वो ये है कि रेसिमॉस के अंदर जो बड़े फ्लावर्स होते हैं वो नीचे होते हैं, यानी अगर आप नीचे देखेंगे तो पुराने फ्लावर्स होंगे जो कि बड़े होंगे, और नए फ्लावर्स जो आ रहे हैं वो ऊपर आ रहे हैं। तो नए फ्लावर साइज़ में छोटे हैं, अभी यंग है। और साइमॉस के अंदर ऐसा नहीं होता। साइमॉस में टॉप पे जो है वो बड़ा फ्लावर होता है, ठीक है, जो यंग फ्लावर होते हैं वो नीचे की तरफ आते हैं। तो ये दो मेन डिफरेंसेस है जो कि आपने याद रखने हैं। तो साइमॉस हो गया, रेसिमॉस हो गया। फिर रेसिमॉस की टाइप होती हैं, जैसे कि एक टाइप है जिसे हम कैटकिन कहते हैं। कैटकिन में प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। इसमें जो फ्लावर होता है वो होता है ससाइल और होता है यूनिसेक्सुअल, यानी इसके अंदर या तो एंड्रोशियम मिलेगा या गाइनोशियम। और इसको जब आप मेन डंडी से देखेंगे तो उसमें छोटी डंडी नहीं मिलेगी, ये डायरेक्टली निकला हुआ होगा। ये ऐसा नहीं होगा, ये बल्कि ये डायरेक्टली निकला हुआ होगा। कॉरिम जो है ये एक तरह की रेसिमॉस की टाइप है जिसे हम पेडंकल शॉर्टेंड कहते हैं। यानी पेडंकल वो है जो मेन डंडी है, ये पेडंकल छोटा होता है इसमें, और फिर जो फ्लावर निकले हुए होते हैं ये फ्लावर हैं डंडी के साथ निकले हुए। तो ये सारे के सारे फ्लावर्स पेडिसलेट होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे फ्लावर्स जो हैं ये पेडिसलेट होते हैं, लेकिन इन सब का जो पेडिसल होता है वो अनइक्वल लेंथ का होता है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये वाला जो पेडिसल है ये बहुत नीचे से आ रहा है, ठीक है। ये वाला जो पेडिसल है ये ऊपर से आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर एक और पेडिसल है, यहाँ से ऊपर से आ रहा है। तो तीनों पेडिसल जो है उनकी लेंथ के अंदर फर्क है, ये सबसे बड़ा है फिर ये छोटा है। तो ये कॉरिम कहलाता है। इसके बरक्स दूसरा जो होता है वो अम्बल कहलाता है। अम्बल के अंदर सारे के सारे पेडिसल एक ही पॉइंट से आ रहे होते हैं, तो सबकी लेंथ जो है वो बराबर होती है, सारे के सारे एक ही पॉइंट से आ रहे होते हैं। तो ये दोनों टाइप होती है पेडंकल शॉर्टेंड की। Now both polynucleotide strands of the DNA they remain separated by। तो ये हमारे पास DNA के दो धागे हैं, ठीक है। ये एक धागा है और ये दूसरा धागा है। तो इन दो धागों के दरमियान डिस्टेंस है, ठीक है। ये और ये दो धागे जो इनके दरमियान डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमेशा बरकरार रहता है। ये 20 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होता है। 20 एंगस्ट्रॉम का मतलब यह है 20 एक्सपोनेंट -10 मीटर्स, ठीक है। तो ये 20 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस हमेशा रहता है। इस पॉइंट पे आपको लग रहा है
कि दोनों एक दूसरे के साथ चिपक गए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 2D पिक्चर है। जब आप इसे 3D देखेंगे, जिस तरह सीढ़ी होती है, सीढ़ी में कभी भी ऐसा नहीं होता कि इस पॉइंट पे सीढ़ी जो है ना, सीढ़ी के दो साइड एक दूसरे से चिपक जाए। हमेशा इनके दरमियान स्टेप्स होते हैं, हमेशा इनके दरमियान सेम डिस्टेंस होता है, लेकिन जब आप सामने से देख रहे होते हैं तो एक पॉइंट पे आपको लगता है कि ये चिपक गया है, बट ऐसा नहीं है। तो ये हमेशा 20 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस जो है ये दोनों के दरमियान होता है। ना इन्फॉर्मेशन फ्रॉम DNA रिगार्डिंग द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन इज कॉपीड इनटू, ये भी मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमारे पास जो DNA होता है उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे कॉपी किया जाता है पहले, उस कॉपीड इन्फॉर्मेशन को हम नाम देते हैं मैसेंजर RNA का। फिर ये मैसेंजर RNA राइबोसोम के पास जाता है और वो इसे पढ़ने के बाद इससे 3 न्यूक्लियोटाइड्स को पढ़ के अमाइनो एसिड को बुलाते हैं और इस तरह से प्रोटीन बनती है, तो वो मैसेंजर RNA है। राइबोसोमल RNA उसी राइबोसोम के अंदर पाया जाता है। ट्रांसफर RNA वो होता है कि जिसके ऊपर अमाइनो एसिड लगे हुए होते हैं। द टेंडेंसी ऑफ जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम टू इनहेरिट टुगेदर इज कॉल्ड। अच्छा, किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स लगी हुई होती हैं, फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है, एक बड़ा सा क्रोमोसोम बनाता है, तो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इसके ऊपर ये जीन लगी है, ये जीन लगी है, ये जीन लगी है, तकरीबन 6 जीन हम बना देते हैं। तो ये A B C D E और F है, और ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। इसके ऊपर भी 6 जीन्स लगी हुई हैं, क्योंकि होमोलोगस है तो नंबर ऑफ जीन्स तो बराबर होगा, लेकिन ये छोटी वाली अलील्स हैं, ठीक है, A B C रिसेसिव वाली अलील्स हैं, D E और F। अच्छा, अब हुआ क्या, आपको पता है होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो मेयोसिस के अंदर एक दूसरे के करीब आते हैं और पार्ट्स एक्सचेंज होते हैं। तो मान लें कि ये वाला पार्ट जो है ना और ये वाला पार्ट एक्सचेंज हो गया, ये स्मॉल E और F इधर आ गए और कैपिटल E और F इधर चले गए। अब देखें, इस क्रोमोसोम के अंदर इन पार्ट्स ने तो आपस में एक्सचेंज किया, तो इसे हम नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर का। लेकिन ये वाली जो जीन्स हैं ये एक दूसरे के साथ वैसे ही गई जैसे ये पहले थी, कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो ये वाली जीन्स जो है ना, इनको हम कहते हैं दे आर लिंक्ड, ये प्रोसेस कहलाता है लिंकेज। और ये वाला प्रोसेस कि जिसके अंदर क्रोमोसोम का कुछ पार्ट जो है उसने एक्सचेंज किया है अपने होमोलोगस के साथ, तो ये कहलाता है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर समझ आ गया। लिंक इस कंडीशन के अंदर जो टेंडेंसी है जीन्स की कि वो साथ रहें और एक साथ जो है वो आगे पास ऑन हो, तो वो कहलाती है लिंकेज। कोडोमिनेंस एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर जब दो अलील एक दूसरे के सामने आती हैं तो दोनों ही अपना इफेक्ट शो करती हैं। एक लाल फूल लिया, ठीक है, लाल फूल वाला दरख्त लिया, प्लांट लिया, और दूसरा सफ़ेद फूल वाला लिया, उनको क्रॉस करवाया, तो जो नए फूल आए उसमें आपको लाल और सफ़ेद दोनों मिले, दोनों तरह के जो पेटल्स हैं वो आपको नज़र आए, तो ये कहलाता है कोडोमिनेंस। और अगर लाल और सफ़ेद को मिलाने पे पिंक कलर के फ्लावर नजर आए तो ऐसा कहलाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, के जिसके अंदर दोनों ही फेल हो गए कि अपना इफेक्ट अकेले दिखा सकें, तो दोनों के मिक्सचर से कोई नई चीज़ पैदा हो गई। नाउ द रिजल्ट ऑफ F1 जनरेशन फॉर कलर ब्लाइंडनेस ऑफ अ कैरियर फीमेल इज, अच्छा, व्हेन या इफ, ये इफ होगा, इफ अ कैरियर फीमेल इज क्रॉस विद अ नॉर्मल मेल विल बी। अच्छा देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या ये कितने ऑप्शन दिए हुए इन्होंने, चलें सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्या सारे के सारे कलर ब्लाइंड होंगे। अच्छा, मेल का पूछा से विद नहीं पूछा किसका है, F1 जनरेशन पूरी जनरेशन का पूछा है ना, ठीक है, तो मेल और फीमेल दोनों का पूछा है। तो इन्होंने कहा भाई एक फीमेल है जो कि कैरियर है, ठीक है, और एक मेल है भाई जो कि नॉर्मल है। अब उनको जब क्रॉस करवाया तो उनके 4 बच्चे बने। F1 जनरेशन में हम 4 बेबीज़ बनाते हैं, ठीक है। अब उन 4 बेबीज़ के बारे में उन्होंने पूछा है कि वो कैसे होंगे, क्या सारे के सारे कलर ब्लाइंड होंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो आप इसे देखें, जब भी मैंने रूल समझाए हैं कि जब भी फीमेल कैरियर होती है तो उसके आधे लड़के, मैं भी लड़कियों की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस ऑप्शन को रूल आउट कर रहा हूँ, तो आधे लड़के उसके जो होते हैं वो कलर ब्लाइंड होते हैं और आधे लड़के जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। जब फीमेल कैरियर, जब मदर कैरियर होती है तो सारे के सारे बच्चे तो कलर ब्लाइंड हो ही नहीं सकते। मैं तो अभी डॉटर की बात ही नहीं कर रहा, मैंने सन पर ही बता दिया कि नहीं होंगे। कैरियर फीमेल है तो 50% सन, 50% सन कलर ब्लाइंड होंगे और 50% सन, ये 100% सन में से बता रहा हूँ मैं, ये नॉर्मल होंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं है। ऑल कैरियर, अब मेल तो कभी कैरियर हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन ऐसे गलत हो गया, ठीक है। 50% डिजीज़ एंड 50% कैरियर। अच्छा, अगर तो मैं 50% कैरियर को मान लूँ, क्योंकि 50% कैरियर जो है वो तो फीमेल ही हो सकती है ना, मेल तो कैरियर हो नहीं सकता, तो ये हो गई फीमेल, तो ये बचा मेल, ठीक है। मेल जो है वो 50% डिजीज़ नहीं होगा। अगर 50% सन है तो उसमें से 25% सन जो है वो नॉर्मल आएंगे और 25% सन डिजीज़ आएंगे, तो ये भी गलत ऑप्शन है। अब अगर आपको नहीं समझ आया कैसे, तो मैं इसे एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो ये हमारे पास मेल है जो कि नॉर्मल है, ठीक है, और ये हमारे पास फीमेल है जो कि कलर ब्लाइंड नहीं है, ये कैरियर है। तो मेल के पास होता है 1 X और 1 Y, फीमेल के पास होते हैं 2 X।
मेल के पास जो एक्स है वो नॉर्मल होगा, क्योंकि वो नॉर्मल है तो एक्स के ऊपर कैपिटल एन लिख दिया हमने। फीमेल कैरियर है तो इसके पास एक कैपिटल एन है और एक स्मॉल एन है, ठीक है। इसको हम डालते हैं पुनेट स्क्वायर के अंदर। एक तरफ मेल की गैमेट ले लेते हैं एक्स कैपिटल एन वाई, और एक तरफ फीमेल की गैमेट ले लेते हैं एक्स कैपिटल एन एक्स स्मॉल एन। अब ये दोनों जब मिलेंगे तो फीमेल बनेगी और ये फीमेल होगी नॉर्मल। तो पहले ही ऑप्शन के अंदर जो है वो आपने थर्ड ऑप्शन को रूल आउट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें कहा था कि 50% कैरियर होंगी, कैरियर सिर्फ फीमेल हो सकती है, इसका मतलब सारी फीमेल कैरियर होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे जो डॉटर है वो नॉर्मल आ रही है। इसको देखें अगर हम तो ये आ रही है कैरियर, ठीक है। तो डॉटर में से देखिए 50% आ रहे हैं सन और 50% आ रही है डॉटर, तो 50% में से अब हम आधा आधा करेंगे तो 25% डॉटर जो है वो नॉर्मल है, 25% डॉटर कैरियर है। अब सन जो आ रहे हैं 50%, उसमें ये वाला नॉर्मल है क्योंकि इसके पास नॉर्मल एन है, और ये वाला सन जो है ये कलर ब्लाइंड है, डिजीज़ है। मैंने बताया था कि जब भी मदर कैरियर होती है तो हाफ सन नॉर्मल आता है और हाफ सन कलर ब्लाइंड आएंगे, ठीक है। तो अब ऑप्शन में अगर आप देखें तो सन जो है वो 25% कलर ब्लाइंड है, बिल्कुल सही है, 25% कलर ब्लाइंड है, बाकी 25 का नहीं बताया, कोई मसला नहीं है। डॉटर में से 25% कैरियर, बिल्कुल सही है, क्योंकि 25% डॉटर जो है वो नॉर्मल है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। नाउ द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। अब ये बिल्कुल ही घटिया सवाल है, कोई पूछने वाला सवाल नहीं है, बट चूंकि उन्होंने पूछ लिया तो हम देख लेते हैं। डिवरीज जो था इसकी थ्योरी थी, इसने थ्योरी दी थी म्यूटेशन थ्योरी, तो इसको निकाल दिया यहाँ से। चार्ल्स डार्विन जो था इनकी थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन की, तो इन्हें भी निकाल दें यहाँ से। अर्नेस्ट हैकल, ये मुझे नाम याद आ रहा है, इन्होंने शायद इसी चैप्टर के अंदर कोई टर्म इस्तेमाल की थी, आई एम नॉट श्योर, मैं देख के बताता हूँ। हाँ, तो हैकल साहब ने दी थी इकोलॉजी की टर्म, ठीक है। ये मैं कभी याद नहीं रखता है, नेम्स और डेट्स तो मैं कभी याद नहीं रखता। इन्होंने दी थी इकोलॉजी की टर्म, और इकोसिस्टम की जो टर्म दी थी वो टेंसली साहब ने दी थी, ठीक है। देयर यू गो। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके क्रॉसिंग में, मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया 2019 में। एक्सुडेशन ऑफ वाटर बाय हाइड्रोथोर्स, ये प्रोसेस जो है ये कहलाता है गटेशन। हाइड्रोथोर्स क्या है? लीफ के एपेक्स के ऊपर ओपनिंग्स होती हैं जहाँ से वाटर जो है वो ड्रॉप्स की फॉर्म में जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गटेशन। अगर यही पानी, ये एक्सेस वाटर है, प्लांट के पास जब एक्सेस वाटर होता है और वो ट्रांसपायरेशन ना कर सके, क्यों नहीं कर सकता भाई? क्योंकि शायद रात का वक्त है, या क्यों नहीं कर सकता क्योंकि ऐसी जगह पर है जहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो जो हवा में नमी जो है, ह्यूमिडिटी वो बहुत ज़्यादा है। तो जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो ट्रांसपायरेशन कम होती है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा। तो गटेशन करते हैं प्लांट। ट्रांसपायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में जाता है, ठीक है। तो ये पहला डिफरेंस है ट्रांसपायरेशन और गटेशन में, इसमें लिक्विड फॉर्म में जाता है। दूसरा, ये दिन के वक्त होती है और ये नाइट टाइम में होती है, दिन के वक्त भी हो सकती है उन एरियाज़ में जहाँ पर ट्रांसपायरेशन नहीं हो सकती। तीसरा, इसके अंदर जो पानी जाता है वो प्योर होता है क्योंकि खाली H2 होता है, इसमें पानी के अंदर मिनरल्स वगैरह भी ज़ाया हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर DNA से RNA बनता है, जो अभी तक हम एक्सप्लेन करते आए थे कि DNA से पहले इन्फॉर्मेशन कॉपी होगी, RNA बनेगा, और फिर RNA से जब प्रोटीन बनती है तो वो प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन। पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें पॉलन ग्रेन जो है वो एंथर से मूव करके जाता है स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर के ऊपर, ये प्रोसेस कहलाता है पॉलिनेशन। 2 MCQs और होने चाहिए थे, बट जिसने मुझे ये पिक्चर्स भेजी आई थिंक उसने नहीं कैप्चर किया, उसकी बुक में नहीं थे, तो खैर फिलहाल यही है जो कि 2018 के MCQs हैं।